हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है न्यू राकेश चैनल में, जहां पे आपको एनटीएससी और बोर्ड्स की प्रिपरेशन कराई जाती है। मेरा नाम है अंकेश और मैं आप सबको फिजिक्स पढ़ाता हूं। तो बच्चों, हम लेके आ गए हैं एनटीएससी स्टेज 1 2021 का कंप्लीट एनालिसिस फॉर फिजिक्स। इसमें हम बहुत सारे स्टेट्स के पेपर को डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे क्या कुछ नया है, क्या कुछ चेंज हुआ है, क्या पिछले कंपैरिजन में पेपर इजी है या टफ है, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने पहले स्टेट से, जो कि मेरा होम टाउन है, वो है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम हर साल देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश का पेपर जो स्टेज 1 का है वो कहीं से कहीं तक टफ नहीं है, वो बहुत इजी लेवल का बनाते हैं। इस साल हमने और हद कर दी, बहुत इजी लेवल का पेपर आया था, पूरी तरीके से कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत मिसिंग था। इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि कोविड को ध्यान रखते हुए इनने लेवल और गिला दिया। ठीक है, चलते हैं बच्चों, देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में इनने क्या पूछा था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म डज नॉट रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक पावर। इनमें से कौन सा टर्म है जो इलेक्ट्रिक पावर का कोई रिप्रेजेंट नहीं करता। ये सीधे सीधे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, पर हम डिस्कस कर लेते हैं पावर क्या होता है। पावर हम जानते हैं वर्क डन पर यूनिट टाइम, और अगर हम हीट के हिसाब से बता दें तो हीट डेसिपेटेड पर यूनिट टाइम भी क्या कहलाएगा, पावर। अब हमने क्या पढ़ा है, बहुत तरह के वर्क पढ़े हैं, पर हमने एक चार्ज के लिए वर्क डन क्या पढ़ा था, वर्क इज इक्वल्स टू वी इंटू क्यू। अरे वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट क्या था, पोटेंशियल था। तो यहाँ से ये नीचे आता है, इसको ऊपर लिख देते हैं, तो वर्क डन इज इक्वल्स टू वी इंटू क्यू। इस चीज़ का यूज़ करके, और हमने और क्या पढ़ा है, वी इज इक्वल्स टू आई आर का कॉन्सेप्ट पढ़ा है बच्चों, इसका यूज़ करके। और एक और चीज़ पढ़ी हमने, क्यू इज इक्वल्स टू हमने क्या पढ़ा था, आई टी। ये सारे फॉर्मूले हमने देखे हुए, इनका यूज़ करके हम क्या बनाते हैं, हमारे पास पावर के 3 फॉर्मूले आते हैं। कैसे, इन सबको जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, आई स्क्वायर आर टी अपॉन टी करोगे। दूसरा क्या हो सकता है, हीट क्या होगा, आई स्क्वायर आर टी, और हीट का दूसरा फॉर्मूला क्या आता है, वी आई टी आता है, और अपॉन टी कर दोगे। और तीसरा क्या है, वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी अपॉन टी। अब हीट डिवाइडेड बाई टाइम हर बार करोगे तो ये क्या आएगा, पावर आएगा। तो पावर के हमारे पास 3 ही फॉर्मूले हैं, कौन कौन से, आई स्क्वायर आर, वी आई, और क्या है, वी स्क्वायर बाई आर। आई स्क्वायर आर है, सही है, दूसरा वी आई सही है, तीसरा क्या है, वी स्क्वायर बाई आर सही है। आई आर स्क्वायर कोई भी पावर को रिप्रेजेंटेट नहीं करता है, तो ये क्या होगा, यही आपका आंसर होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट, तो आंसर क्या होगा अपना, बी होगा, आंसर इज बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे, द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट अगर बच्चों को डायरेक्ट याद हो तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर। ठीक है, ये डायरेक्ट है, तो इस तरीके से भी देख सकते हो। और दूसरा हमने क्या देखा है बच्चों, कि अगर कोई भी करंट कैरिंग वायर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड पे रखा रहता है तो उस पर एक फोर्स लगता है, और फोर्स की वैल्यू हम किससे बताते थे, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड एफ इज इक्वल्स टू आई एल बी साइन थीटा, ये होता था। तो फोर्स को हम किस पे मेजर करते हैं बच्चों, फोर्स इज ऑलवेज मेजर्ड इन न्यूटन, करंट इन एम्पियर, लेंथ इन मीटर। बी का अभी नहीं पता तो बी ही लिख दो, बी का निकालना है अपन को। और साइन थीटा की कोई भी यूनिट नहीं होती, थीटा एक रेशियो है तो इसकी यूनिट कोई भी नहीं होगी। तो यहाँ से देखोगे तो ये दोनों नीचे चला जाएगा, तो बचेगा क्या, न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक फील्ड। तो यूनिट क्या आ जाएगी, न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर। कोई ऐसा ऑप्शन है, न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर। तो आंसर क्या हो गया, सेकंड। तो जिसको याद था तो वो डायरेक्ट भी लगा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो कितने इजी क्वेश्चन आए थे इस बार। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इक्वेशन ऑफ पोजीशन टाइम रिलेशन। पोजीशन टाइम रिलेशन हमने पढ़ा है, इक्वेशन ऑफ मोशन हमने पढ़ा है बच्चों। इक्वेशन ऑफ मोशन कब लगा सकते हैं, जब एसिलरेशन क्या हो, कांस्टेंट हो, और एसिलरेशन क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। हम 3 यहाँ से इक्वेशन निकालते हैं, कौन सी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी,
ये सारी वेक्टर फॉर्म में होती है बच्चों, सारे क्या होते हैं वेक्टर फॉर्म में। दूसरा क्या हो गया, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा क्या है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब एक चीज बताओ, यहाँ पे जो पोजीशन है, पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू, ये क्या है, पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन को रिप्रेजेंट करता है या डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अगर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में अगर आप किसी की पोजीशन बता रहे हो, वही उसके क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा इस कंडीशन में, ठीक है। तो यहाँ पे पोजीशन और टाइम का रिलेशन क्या ये दे रहा है, नहीं, ये वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन दे रहा है। क्या ये दे रहा है, ये वेलोसिटी और एक्सीलरेशन और पोजीशन का रिलेशन दे रहा है। पोजीशन और टाइम का रिलेशन सिर्फ कौन दे रहा है, ये वाला। तो यहाँ से सेकंड वाली इक्वेशन कहीं पे दिख रही है आपको, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा, ये होगा। ये क्या होगा, ये पोजीशन टाइम रिलेशन देगा अपन को। और हमेशा याद रखना, ये तीनों इक्वेशन कब लगाते हैं अपन, जब एसिलरेशन कांस्टेंट हो। अगर एसिलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा तो ये तीनों इक्वेशन नहीं लगती हैं बच्चों। अब चलते हैं, वैल्यू ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना है। अच्छा, ये जूल में कन्वर्ट किया जा सकता है क्या, कैसे, बहुत ध्यान से देखो। तो वर्क डन अपॉन क्यू, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है। अब बहुत ध्यान से देखो, चार्ज को हमने चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन लिया और ये v लिया, मतलब c डॉट v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जूल। c डॉट v इज इक्वल टू जूल। इसकी यूनिट क्या होगी, कूलाम्ब होगी। इसकी यूनिट क्या होगी, वोल्ट होगी। और इसकी यूनिट क्या होगी, जूल होगी। तो जूल इज इक्वल टू क्या होगा, इसको इधर से ले जाओगे इधर तो क्या हो जाएगा, कूलाम्ब इंटू वोल्ट, कूलाम्ब इंटू वोल्ट। तो इस तरीके से हाँ हम क्या कर सकते हैं, इसको हम जूल के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब बहुत ध्यान से देखो कैसे। अब अगर हम बहुत ध्यान से देखें बच्चों, तो हमारे पास क्या आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होती है, 1.6 इंटू 10 पावर माइनस ऑफ 19, ठीक है, इंटू ये क्या है, कूलाम्ब आएगा। और कूलाम्ब इंटू वोल्ट किसके बराबर आता है, जूल के बराबर। इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, जूल। तो यहाँ से तुम क्या लिख सकते हो, 1.6 इंटू 10 पावर माइनस ऑफ 19 जूल। तो यहाँ से क्या देख रहे हो आप कि क्वेश्चन का लेवल बहुत डाउन रखा है इनने। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो आपने नहीं पढ़ा होगा या नहीं देखा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 जूल। तो इस तरीके से देख सकते हैं। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। किसी भी इंसान, अगर एक मैच्योर्ड इंसान की बात करें तो उसके लिए लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस विजन कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। कितना, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन से क्या बोल रहा है बच्चों, देखते हैं। ये भी एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ही है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कैसा है, देखते हैं। वेयर डज द इमेज फॉर्म्ड इन अ ह्यूमन आई। ह्यूमन आई में इमेज कहाँ फॉर्म होती है, सर खोपड़ी के बाहर, है ना। ऑफ कोर्स बच्चों, रेटिना पे। आइरिस पलकें होती हैं। प्यूपिल क्या करता है, प्यूपिल का काम क्या होता है, लाइट को एंटर करने देना, ठीक है। इस तरीके से हम देख सकते हैं। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 15 kg इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। एक कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है, 15 kg है, 15 kg है, और वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, 4 मीटर पर सेकेंड। अब क्या है, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी पॉजेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। मतलब निहायती घिनहा क्वेश्चन, बहुत गंदा क्वेश्चन जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। सीधे लगा दो, आंसर आ गया। कैसे, कैसे देखो, मास 15 इंटू 4 इंटू 4 करो, ये गया 2 जाएगा, यहां से देखोगे 120। सर अब ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, और कोई भी एनर्जी होती है उसकी यूनिट क्या होती है, जूल होती है। हाँ सर आंसर आ गया ये, और ये किस पे दिया है, जूल पर सेकंड। और जूल पर सेकंड क्या होता है बच्चों, वॉट होता है। मतलब तुम्हारा क्वेश्चन गलत हो गया।
मैं यही बता रहा हूँ कि तुमको क्या लगा कि ये सिर्फ आपको ये बता, अरे आपसे काइनेटिक एनर्जी नहीं बनेगी, नहीं, आप यहाँ पे मिस करोगे। यहाँ पे देखो दो चीज़ दी हुई हैं, जब यहाँ पे मिस करोगे तो आपको कितना भी आता रहे आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। मतलब ये तो नहीं हो सकता। अब इसको चेक कर लो, हाँ ये होगा, जब एक नहीं होगा तो दूसरा होगा, क्योंकि हमारी जो वैल्यू आ रही है 120 आ रही। अब बहुत ध्यान से देखोगे तो काइनेटिक एनर्जी की अगर यूनिट देखें, बहुत ध्यान से देखना, हाफ mv²। हाफ की कोई यूनिट नहीं होगी, मास की क्या होगी, kg होगी, और क्या होगी वेलोसिटी की क्या होगी, मीटर पर सेकेंड। अब दोनों का स्क्वायर करो तो क्या लिख सकते हो, kg मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। ऐसा किस पे दिख रहा है, इस पे, तो इस तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पे अगर जूल पर सेकंड कर दोगे तो वॉट, और पहली बार में हम देखते हैं तो सीधे यही लगाते हैं। तो आपको किस पे ध्यान रखना है, यूनिट्स पे ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को करते हुए। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने से, सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है, सोलर नेविगेशन एंड रेंजिंग। सर सही हो गया, हमने सही कर लिया। अरे इसका हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सोनार क्या होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है। तो इस तरीके से देखो सारे क्वेश्चन क्या है, कॉन्सेप्चुअल हैं, किसी पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। चले बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिर से फर्जी क्वेश्चन। मतलब इतना सरल क्वेश्चन तो एनसीईआरटी पे भी नहीं होता। फिर क्या, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए क्या था, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3, और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऐसे n तक जाएगा। ऐसे पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ऐसे करके हम देखते जाते हैं और ये कहीं तक जाता जाएगा। तो इस तरीके से देखोगे कौन सा ऑप्शन है, ये है सर, तो यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस पर कुछ करने की ज़रूरत थी क्या, नहीं। फोकल लेंथ ऑफ द थिन लेंस। अब थिन लेंस के लिए हम फॉर्मूला पढ़े हैं, देखो दो तरह के लेंसेज होते हैं, एक थिक लेंस होता है और एक थिन लेंस होता है। तो बेसिकली जो हम पढ़ते हैं अपने 12th तक के सिलेबस पे वो होता है थिन लेंस। तो उसके लिए हमने फार्मूला पढ़ा है। मिरर के लिए फार्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू क्या होता है, 1/v प्लस 1/u। ये किसके लिए है, मिरर के लिए है। और लेंस के लिए फार्मूला क्या होता है बच्चों, लेंस के लिए होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो डायरेक्ट लिख दो यार, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द डिवाइस और मशीन टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट इज। ऐसी कौन सी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करती है। मोटर का काम क्या होता है, करंट को लेके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना। गैल्वेनोमीटर क्या है, करंट प्रोड्यूस नहीं करता, ये मेजर द करंट करता है। एमीटर का भी काम क्या होता है, करंट को मेजर करना होता है। सिर्फ जनरेटर है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। चलते हैं बच्चों 12th क्वेश्चन की तरफ। 12th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मेक द सोलर पैनल। हम जानते हैं सोलर पैनल्स को हम किससे बनाते हैं, विद द हेल्प ऑफ सेमीकंडक्टर्स। क्या, सोलर पैनल किससे बनते हैं, सेमीकंडक्टर से। और यहाँ पे सेमीकंडक्टर, कोबाल्ट सेमीकंडक्टर है ना, निकल सेमीकंडक्टर है ना, मैग्नीशियम सेमीकंडक्टर है ना, तो बचा कौन सा, सिलिकॉन। तो आंसर क्या हो जाएगा, सिलिकॉन हो जाएगा। चलते हैं बच्चों लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द बायोमास, सॉरी बायोगैस। बायोगैस में CO2 भी होता है, पर मैक्सिमम पोर्शन उस पर किसका होता है, मीथेन का। किसका होता है बच्चों, मीथेन का। सारी चीज़ें होती है पर यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, मैक्सिमम पोर्शन मीथेन होता है। इथेन भी होता है, बहुत कम होता है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होता है। तो मैक्सिमम पोर्शन किसका होता है, मीथेन का। तो आपने देखा कि क्वेश्चन पेपर में एक भी न्यूमेरिकल नहीं था। तो आई होप सो आपको समझ में आया हो। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ शेयर करो, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू।